सभी ऑल हरियाणा सोनू एंड सुमित चैनल देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। हम आज एक बहुत ही महान हस्ती जो दिव्यांगता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों से काम कर रहे हैं और लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और वो एक दिव्यांग परिवार को, दिव्यांग समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हम तरुण कुल श्रेष्ठ, डॉक्टर तरुण कुल श्रेष्ठ, जो कि जिला पुनर्वास केंद्र में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे और आपको उनके विचारों से अवगत करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। हम काफ़ी कोशिशें की, पहले भी आपकी सुमित जी ने इंटरव्यू लिए हैं और आज हम बातचीत करेंगे। तो पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चैनल के साथ आपका? बिल्कुल अग्रवाल साहब, नो डाउट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और सुमित जी ने भी बहुत मोटिवेशनल वे में उस समय कवरेज किया था और इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू मुझे याद आज भी कि वो हमारे ऑफिस में लिया था और उस समय दिव्यांगजनों को देखते हुए और कुछ विशेष उपकरणों के बारे में इन्होंने जानकारी ली थी और वो जानकारी लोगों तक पहुंची और उसके बाद मुझे काफ़ी लोग मिलने भी आए और फ़ोन पर भी बात हुई। तो यह है कि बिल्कुल उसका काफ़ी कवरेज दूर तक रहा, तो बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब, जैसे कि पुनर्वास केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र है जी, ये आप बताएं हमारे दर्शकों को कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किस पर्पज से हुई थी? जी। ये जो पुनर्वास केंद्र है एक्चुअली दिव्यांग पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था जी। और ये प्रोग्राम भारत सरकार ने यूएन और यूनिसेफ के साथ मिलकर के ग्रामीण अंचल में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। और उस समय ये 1985 में ये सारा प्रोग्राम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें थ्रू आउट इंडिया 11 सेंटर्स खोले गए, जिसमें कि महाराष्ट्र में वो सेंटर था, विरार में था, उड़ीसा में था, चेंगलपट्टू, मैसूर में थे। और उसी प्रकार से नॉर्थ में हम आते हैं तो हमारा भिवानी और कोटा में ये सेंटर्स रहे। और ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण अंचल में रहने वाले दिव्यांगों के लिए ये सर्विसेज, विशेषज्ञों की जो सर्विसेज थी वो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। और जिसमें कि ये फर्स्ट अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूट था कि जहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो डोर स्टेप उनके घर तक पहुँच करके उनको सर्विसेज देते थे थ्रू कैंप्स। और वहाँ उनका असेसमेंट होता था, उनके डायग्नोस होते थे, ट्रीटमेंट थेरेपी होती थी और वहाँ पे हमारे थेरेपिस्ट वगैरह सभी पूरी टीम, मोबाइल टीम वहाँ पे उनको अटेंड करती थी। तो मतलब ये कि इस प्रकार से ये सर्विसेज गांव-गांव तक लोगों को मिली और इसमें हमने हरियाणा के अनेक अनेक डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए और बहुत सारे विकलांगों को, और देखा जाए तो लगभग हम 1 लाख से 1,23,000 दिव्यांगों को अभी तक देख चुके हैं और उसमें उनके लिए काम किया हमारी टीम ने। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है कि स्पेशलिस्ट की टीम गांव तक पहुंची, क्योंकि उससे पहले जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहेबिलिटेशन था तो उसमें दिव्यांगों को बड़े शहरों तक आना पड़ता। तो जैसे दिल्ली आ रहे हैं या चंडीगढ़ आ रहे हैं या आपके बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स आपके जो हैं बॉम्बे में थे और यहाँ पीजीआई रोहतक में जनरली कुछ एक सर्विसेज थी, तो वहाँ तक लोग पहुँचते थे, लेकिन वो सब लोग नहीं पहुँच पाते थे। तो एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन देखा गया जब विशेषज्ञों की टीम ने यहाँ पर पुनर्वास के अंतर्गत काम किया। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये पुनर्वास केंद्र है जी, इनमें किस तरह के स्पेशलिस्ट शुरू में जो भर्ती हुए थे जी, वो किस किस क्षेत्र में दिव्यांगता में काम करने के लिए कैसे स्पेशलिस्ट थे, क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। इसमें मुख्य उस समय 5 से 7 तरीके की बेसिक दिव्यांगताएं थी जिनको उस समय हम लोग देखा करते थे और रेगुलर टच में रहते थे।
तो जिसमें मुख्यतः जैसे होता था कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने फिरने से संबंधित है, तो चलने फिरने की संबंधित डिसेबिलिटी के लिए उससे संबंधित ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, उनसे संबंधित इंजीनियर्स हैं, ऑर्थो प्रोस्थेटिक्स इंजीनियर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं। तो इस प्रकार का स्टाफ, सभी प्रकार का स्टाफ हर लेवल पे, हर स्टेप पे कार्य करने के लिए वहाँ पर हमारे सेंटर्स में उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त जैसे और डिसेबिलिटीज़ में हम जाएँ तो हियरिंग एंड डेफ में, तो उसमें हमारे पास ऑडियोलॉजिस्ट होते थे, स्पीच थेरेपिस्ट होते थे, और थेरेपी भी जो है कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इस प्रकार से जो भी बारीक से बारीक स्पेशलाइजेशन का जो काम था, तो उनसे संबंधित स्पेशलिस्ट थे हमारे पास। और मंदबुद्धि का एक फील्ड ऐसा था कि उसमें मंदबुद्धि के फील्ड में लोग गाँव में ख़ास तौर से अपने बच्चों को छिपा के रखा करते थे। उनकी विकलांगता को, उनकी दिव्यांगता को उनको बाहर लाने में एक कठिनाई सी महसूस होती थी, एक बैरियर फील करते थे। लेकिन जब हम लोग वहाँ जाना शुरू हुए, हम लोगों ने उनके बच्चों को असेस किया, जो उनको बताया कि भाई इस बच्चे की समझ इतनी लेवल पर है कि उसकी जो आईक्यू है, जिस बच्चे को उन्होंने बंद अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, तो इसकी आईक्यू 50% है, और ये छोटे छोटे इस तरीके के काम कर सकता है, और ये आपके साथ लाइफ में जो है, आपके साथ आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो लोगों में चेंज आया, उन्होंने देखा कि हाँ जी, ये झाड़ू लगा लेती है बच्ची, ये सब्जियां धो लेती है बच्ची, या और बड़े बड़े काम को सामान उठा के ले आती है। तो जब इसकी जागरूकता होने लगी, तो यह है कि इस प्रकार हमारे जो मंदबुद्धि विशेषज्ञ थे, उसके लिए हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते थे, तो उन्होंने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के हमारी मोबाइल टीम में ये मुख्य रूप से स्पेशलिस्ट थे जो कि इस फील्ड में काम करते डॉक्टर साहब, जो आपने कई तरह की दिव्यांगताएं बताई, जी। इनमें से किन दिव्यांगों को हैंडल करना मुश्किल होता था, किन को आसान, हमारे दर्शकों को बताएं कि और क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी जो दिव्यांगता, क्योंकि जी। दिव्यांगता एक ऐसी एक डिजीज है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ अलग से भावनाएं चलती दिव्यांगों पे, एक आम आदमी से हटके सोचना करना। तो आपको किस तरह की रिस्पॉन्स मिलता था और कैसे आप जो उसको डील करते थे? जी। बिल्कुल अग्रवाल साहब, इसमें गांव में दिव्यांगों को देखना, और सभी प्रकार के दिव्यांग वहाँ पे आते थे। तो उसमें यह है कि आप देखें तो, क्योंकि हरियाणा एग्रीकल्चर बेल्ट रहा है, तो नंबर ऑफ़ केसेस ऐसे भी मिलते थे हमें जिसमें कि थ्रेशर में लोगों के हाथ कट जाते थे। जी। तो अच्छे यंग बच्चों के हाथ कट जाना, और देखते देखते लोग कहते कि जी इसका तो बायां हाथ जा रहा था, इसने उस दूसरे हाथ से खींचा तो दोनों ही हाथ कट गए। तो इस प्रकार की दिव्यांगता सभी के लिए सेटबैक होती थी, और घर परिवार के लिए, और इवन उस व्यक्ति के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जब दिव्यांग हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहता था। उसको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती थी, और उसको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे केसेस हमेशा मन में एक दूर तक छाप छोड़ के रखते थे। इसी वृत्तांत में मैं बताना चाहूँगा कि दादरी के पास होशियार सिंह नाम का एक व्यक्ति था, और उसके दोनों हाथ कट गए थे, एंड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, एम्पुटेशन हो चुका था, लेकिन उनके वुंड्स थे, कुछ जख्म थे जो कि हील नहीं हो पा रहे थे। तो जब भी उनको देखने का मौका मिला, जब भी हम उनसे मिले, तो वो कहने लगे, कहते जी मेरे लिए लाइफ बहुत मुश्किल है, और इस प्रकार से मेरे मन में ये होता कि मैं जीऊँ नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। तो मतलब है कि उनको फिर हम लोगों ने समझाया, बताया और काउंसलिंग की कि नहीं, ऐसी कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी सड़क पे जा रहा है, कोई किसी के साथ भी एक्सीडेंट, ऐसी घटना हो सकती है। तो उसी बीच में उनको बताया गया कि भाई आपका एक हाथ जैसे ही ठीक हो रहा है तो इसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स लगा दें। तो उसमें उनको एक कृत्रिम अंग लगाया गया, हाथ लगाया गया, और उसके साथ उनको थोड़ी मूवमेंट्स उनको बताई गई। तो यह कि देखा गया कि जैसे ही उसमें 3 उंगलियां उनके कृत्रिम अंग में काम कर रही थी, तो उसके साथ उन्होंने यह कि थोड़ा सा गिलास पकड़ना, कुछ सामान उठाना, जैसी एक्टिविटी शुरू की, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया,
और उनको हमने कहा कि भई आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप अपने कुछ बेसिक काम इसमें कर पाएंगे। और उस हाथ को लगने के बाद उन्होंने जो है कि धीरे धीरे इतना अच्छा अभ्यास किया कि वो बहुत सारे काम उससे कर पाने लगे, और उससे 5-7 किलो का वेट भी उठा लेते थे। और दूसरा दूसरा हाथ ठीक होने के बाद वो भी जब लग गया तो बड़ी नॉर्मल तरीके की एक्टिविटीज़ उन्होंने करी। और उसके बाद वो कोई 7 साल के बाद मुझे जब दोबारा मिले तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा हवा सिंह जी क्या हाल है आपका? तो कहने लगे भाई साहब बिल्कुल ठीक हूँ मैं आज रोटियां भी पोल लेता हूँ इससे और अपना ट्रैक्टर भी खेत में चला लेता हूँ। तो तो मतलब इस तरीके का सेटिस्फेक्शन जो है मन में बहुत फील अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, अली शेर नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो उसका रेलवे एक्सीडेंट में हाथ और पैर कट गया था। तो देन लेकिन उनको भी बड़ा झेलना पड़ा, काफ़ी टाइम तक उनके वुंड्स और नॉर्मल होने में टाइम लगा। लेकिन इनके हाथ पैर लगने के बाद उनकी मोबिलिटी बढ़ गई, और हाथ लगने के बाद वो मोटर मैकेनिक थे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो यह है कि वो अपने परिवार को भी सपोर्ट करने लगे, और उन्होंने वो काम और लोगों को भी सिखाना शुरू किया। तो ये कि एक बड़े अच्छे तरीके से वो अपने परिवार को चला पाए। तो ऐसे यानी हम कह केसेस। सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जो मायूस हो गए थे, जी आप लोगों के प्रयास से उनकी जिंदगी पटरी पर लौटी। जी जी सिर्फ डॉक्टर साहब, जब एक्सीडेंट की बात चली है तो जी मैं एक क्वेश्चन आपसे, एक सवाल अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा जी कि एक्सीडेंट में जो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, स्पाइनल इंजरी जिसको बोलते जी हैं, बिल्कुल। तो उन केसों में हमने देखा है, घर घर जाते हैं हम लोग भी इस काम जी करते हैं, तो वो हताश हो जाते हैं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो बेड पे पड़े रहते हैं और बेड सोल हो जाते हैं, जी और उससे उस कमरे में भी दुर्गंध फैल जाती है। उन लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे इस हमारे चैनल के माध्यम जी से? जी संजय अग्रवाल जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और बहुत ही ज्वलन, क्योंकि मन में ऐसे ऐसे केसेस हमेशा दूर तक असर डालते हैं। और गांव में ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि यंग बच्चे पेड़ों पे चढ़ते हुए कभी पेड़ से गिर जाना, या कभी दीवार के नीचे आ जाना, या कभी मिट्टी के ढेर के नीचे आ जाना, या कई बार देखा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे काम करते हुए ट्रॉली के गिर जाने से उनकी स्पाइन में चोट आ जाती है, रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। और कई केसेस में देखा गया कि भाई चेस्ट के नीचे का हिस्सा बिल्कुल सेंसेशन लेस हो गया, कोई सेंसेशन नहीं रह गई, और चारों हाथ पैर उसमें उनके काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस को संभालना और परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। और इन केसेस के लिए वाकई संभालने के लिए एक अलग मोटिवेशन चाहिए, परिवार की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार के सभी लोग मिलकर के इन केसेस के लिए काम करें। और क्योंकि लंबे टाइम तक इनको पता नहीं लगता कि हमारे किस हिस्से में प्रेशर आ रहा है, या कहाँ पे दबाव आ रहा है, या कोई पिन चुभ रही है, या कोई दबाव पड़ रहा है, तो ये अपने आप करवट भी नहीं ले पाते। और वो लगातार एक पोजीशन में रहने से, प्रेशर से एक जगह आने से अक्सर इनको बेड सोर की दिक्कत आती है। और ये बेड सोर की यदि शुरू में इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं, बहुत गहरे जख्म हो जाते हैं, और ये इन्फेक्शन भी इनमें आ जाती है। तो ये कि इनको रोकने के लिए रेगुलर इनको जो है कि केयर चाहिएगा। और बल्कि यही है कि घर के लोगों को ही वो नर्सिंग केयर देनी पड़ती है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता। और ये कि उस सुविधा के अनुसार हम इन लोगों को व्हील चेयर भी दे देते हैं। व्हील चेयर से एक इनको बिठा करके थोड़ा बहुत बाहर घुमा के लाया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, यदि इनके हाथ की उंगलियों में मूवमेंट्स हैं तो कुछ हाथ की एक्सरसाइज इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पैरों की कुछ मूवमेंट्स इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि रेगुलर करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से इनके जो मैट्रेस हैं, स्पेशल मैट्रेस रहते हैं, ताकि वो एयर और वाटर मैट्रेस रहेंगे, ताकि उनके ऊपर जो दबाव है उनकी बॉडी के ऊपर, उसको थोड़ा कम से कम रखा जाए, रिलीव हो प्रेशर वहाँ से, और ये बेड सोर की दिक्कत उनकी ना आए। तो ये बिल्कुल जो स्पाइनल इंजरी के केसेस हैं, इसमें देखा गया कि चारों हाथ पैर भी चले जाते हैं, और दोनों पैर हैं, पैराप्लीजिया, पैरालिसिस पाया जाता है, या एक हाथ एक पैर में हो गया। तो इस तरीके की दिक्कतें स्पाइनल इंजरी से बहुत कॉमन है, जिनको स्पेशल देखभाल आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी एक रेगुलर इनको केयर चाहिए, रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए।
और ऐसे केसेस में जनरली जो भी एड अप्लाइंसेज हैं वो हमारे यहाँ से दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेगा कैंप्स भी लगाती है, तो जिसमें इनको मोबिलिटी के हिसाब से व्हील चेयर्स वगैरह इनको प्रोवाइड की जाती बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ये आपने हमारे स्पाइनल इंजरी वालों के लिए। डॉक्टर साहब, डिसेबिलिटी जैसे कि एक तो जन्मजात या अपने होश संभालने से पहले पोलियो होता है या ब्लाइंडनेस होती है, एक जो बाद में आती है जैसे कि आपने एक्सीडेंटल बताया, है जी। आपने ही अभी बताया हमें और हम भी देखते हैं, तो जो शुरू से डिसेबल होता है और जो बाद में डिसेबिलिटी आती है किसी एक्सीडेंटल में, जी तो उन दोनों की सोच में क्या डिफरेंस है डिसेबिलिटी? जी बिल्कुल, बहुत गहरा क्वेश्चन है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि विकलांगता जो है एक तो कंजेनिटल है, बाय बर्थ है, कि जन्म से कुछ लोग विकलांग होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी के केसेस हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी या उसके बाद मिसहैंडलिंग हो जाए और डिलीवरी टाइम में यदि ऑक्सीजन डिले कराई है, बच्चे को इमीडिएट ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उन केसेस में उनको ब्रेन में लॉस, ब्रेन में डैमेज हो जाता है। अब ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज हुआ कि उनके हाथ पैर जो कंट्रोल होते हैं, हाथ पैरों से कंट्रोल कम हो जाता है, या उसके साथ साथ उसकी जो है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में भी फ़र्क आ जाता है। तो सीपी विद एमआर केसेस भी होते हैं। इसी प्रकार से सीपी विद डेफ एंड डम भी देखा गया है कि सीपी भी है और उसको सुनने की भी प्रॉब्लम है। सीपी विद विजुअली हैंडीकैप्ड भी देखा गया है। तो जन्म के साथ इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। नो डाउट प्रॉब्लम्स वहाँ भी काफ़ी होती हैं, लेकिन है कि उन केसेस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस चीज़ को थोड़ा अडेप्ट कर लेते हैं। और उसमें ही है कि जैसे पोलियो भी पहले देखा जाता था, तो पोलियो में भी जो दिक्कत थी वो बाद में, थोड़ी सी बाद में हुई, लेकिन बचपन से रही है। तो वो केसेस फिर भी अडेप्ट कर जाते हैं डिसेबिलिटी के साथ। लेकिन बाद में डिसेबल्ड होना और यंग बच्चों का बड़ी एज में आकर के डिसेबल्ड होना, तो वहाँ वो बच्चे यदि ऐसे एक्सीडेंट के तहत या किसी और इंसिडेंट से होते हैं वो, तो उन केसेस में वो डिप्रेशन में, कई बार डिप्रेशन में देखा गया है कि डिप्रेशन में चले गए हैं, या उसमें पूरी फैमिलीज जो है उनको सपोर्ट नहीं करती, तो उन केसेस में देखा गया है कि उनके मानसिक लेवल पे काफ़ी फ़र्क रहता है और उनको सेट होने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। डॉक्टर तो साहब, जो जिला पुनर्वास संस्था है वो दिव्यांगों को किस तरह के एड मुहैया करवाती है, थोड़ा इसके बारे में भी हमारे दिव्यांग जागृत होंगे जी बिल्कुल। तो बताइए। बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे सेंटर से परिचित हैं अच्छे से, और हम लोग भी क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो चलने फिरने से संबंधित जो भी दिव्यांगताएं हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है सपोर्टिव अप्लाइंसेस, सहायक उपकरण जो हैं वो उसमें दिए जाते हैं। उसमें HKFO है, KFO है, AFOs हैं विद शूज़ उनको मिलते हैं। और फुट में किसी प्रकार की शॉर्टनिंग है तो उसके लिए भी रेसिंग शूज़ वगैरह वहाँ बनते हैं। और इसमें मॉडिफाइड शूज़, सर्जिकल शूज़, कुछ बच्चों के पैर फ्लैट होते हैं, पंजे बिल्कुल चपटे हैं, तो उनको चलने में दिक्कत होती है, तो उसमें आर्च पैड के साथ उनको शूज़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, हील पेन है या मेटाटार्सल्स में पेन है, तो उसमें अलग अलग टाइप के उनको मॉडिफिकेशंस के साथ अलग अलग टाइप के शूज़ उनको उसी डिसेबिलिटी के हिसाब से, उस कंफर्ट के हिसाब से उनको ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं। कृत्रिम अंग हैं, कृत्रिम अंगों में जहाँ पर आदमी अपने हाथ पैर किसी एक्सीडेंट में लूज़ कर देता है या किसी और घटना के कारण हाथ या पैर खो देता है, तो उन केसेस में हम उसको रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल लिम्स। तो उसमें नकली हाथ होना, नकली पैरों का होना और सपोर्टिव अप्लाइंसेस होना, तो इस प्रकार के केसेस को दिए जाते हैं। और क्योंकि और भी अन्य लोगों को हम लोग डील करते हैं, तो इसमें जो डेफ एंड डम है उनके लिए हियरिंग एड्स हैं, अलग अलग टाइप की उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से हियरिंग एड उनको दी जाती है, और उनकी रिपेयरिंग का भी प्रोविज़न रहता है वहाँ पे। इसी प्रकार से जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए उनके हिसाब से मेडिकल एड किट्स जो हैं, वो किट्स उनको डेली एक्टिविटीज़ की जो है
किट्स प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि वो अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ को कर पाएँ, संभाल पाएँ। तो इस प्रकार के एड अप्लाइंसेज वहाँ मिलते हैं। शुरू में हमारे यहाँ ट्राईसिकल्स और व्हील चेयर और क्रचेस वगैरह ये सभी दी जाती थी, लेकिन बाद में एक स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार जो ट्राईसिकल और व्हील चेयर है वो रेड क्रॉस के थ्रू ही दी जाती है। लेकिन देखिए उसमें वॉकिंग स्टिक्स हैं या क्रचेस हैं या बाकी एड अप्लाइंसेज हैं वो हमारे यहाँ से दिए जाते हैं। और इसमें भी अभी परिवर्तन आया क्योंकि जिला पुनर्वास केंद्र को अभी स्टेट गवर्नमेंट ने डिमिनिशिंग कैडर में रखा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब इस पर डिस्कस हुआ, बातचीत हुई, तो उसके अलावा उन्होंने मेगा कैंप्स लगाने शुरू किए। तो हर 3 से 6 महीने के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम आकर के मेगा कैंप्स करती है, जहाँ पे सभी प्रकार के दिव्यांगों को असेस किया जाता है, उनकी एड अप्लाइंसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसको बहुत ही जल्दी 15 दिन या महीने या 2 महीने के अंदर ही वो टीम जो है उनके अनुसार जो भी सहायक उपकरण या कृत्रिम अंग उनको चाहिए होते हैं तो वो उनको यहाँ दे करके जाते हैं। तो अभी पूरा देश भर में ये मेगा कैंप्स का प्रोग्राम एड अप्लाइंसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि ये सहायक उपकरण दिए जाते हैं। अब जो दिव्यांग साथी हैं, अ, उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि इनका प्रोसेस क्या है प्राप्त करने का। जी तो हमारे दर्शकों को अगर ये बात भी बताएं तो उनको आसानी जी रहेगी प्राप्त करने में। जी जी संजय जी, और आज की डेट में क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है तो हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने लगा है। तो इसी ऑनलाइन सीरीज़ में यदि हम जाते हैं तो जो भी दिव्यांग अपने बंधु हैं तो ये अपने अटल सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो उनको उसमें स्कैनिंग करवाना है। आधार कार्ड वहाँ पे स्कैनिंग होगा और अपना फ़ोन नंबर आप उनको वहाँ पे वो देंगे। तो जिस प्रकार के डिसेबल्ड यदि 50 से 100 तक जब डिसेबल्ड हमारे पास आ जाते हैं तो उसके अनुसार फिर टीम जो है अपना प्रोग्राम डिसाइड करके और कैंप्स लगाती है। तो अब भिवानी में जैसे हम देखते हैं कि पंचायत भवन में कैंप्स लगाए जाते हैं या रेड क्रॉस में कैंप लगाए जाते हैं या DRC के थ्रू लगाए जाते हैं, तो वहाँ उनकी टीम्स जो है उसी अनुसार इस कैंप को ऑर्गेनाइज करती हैं। वहाँ हियरिंग के ज़्यादा केसेस हैं या फिजिकल के ज़्यादा केसेस हैं या CP के ज़्यादा केसेस हैं, तो उसी अनुसार वो उनको डिज़ाइन करके और उनको एड अप्लाइंसेस दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जानकारी दी कि किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। जिला पुनर्वास से जो एड्स प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी कोई यही प्रोसेस है कि अदर वो आप दर्शकों को बताएं। जी, उसमें जिला पुनर्वास केंद्र में एड अप्लाइंसेस के लिए है सिंपल तरीका है। उसमें वो डायरेक्ट हमारे पास आएंगे, असेसमेंट होगा, डायग्नोस होगा और उसके बाद जो भी एड अप्लाइंसेस उनको मिलते हैं तो उसमें इनकम क्राइटेरिया जरूर रहता है उसमें। क्या तो है उसमें वो भी इनकम बताएं। क्राइटेरिया बिल्कुल, तो उसमें इनकम क्राइटेरिया जो BPL केसेस है उनको हमारे यहाँ फ्री रहते हैं केसेस, तो उनको एड अप्लाइंसेस सब फ्री मिलते हैं। इसके पास हमारे पास जो इनकम क्राइटेरिया उसके अनुसार ये उनका 6,000 रुपये महीने का इनकम है ना, या 72,000 रुपये साल की इनकम है, तो उनको भी हम टोटल फ्री देते हैं, जो कि वो तहसीलदार या पटवारी से लिखवा के अपने सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं। और उसके बाद ये इनकम यदि 10,000 रुपये तक उनकी महीने की है तो उसमें हम लोग 50% पेमेंट पर उनको देते हैं और यदि 10,000 से ऊपर उनकी इनकम है तो उसमें फुल पेमेंट उसमें लिया जाता है। तो ये इनका एक इनकम क्राइटेरिया है और उपलब्धता के अनुसार उनको ये एड अप्लाइंसेस ये उपकरण उनको दिए जाते हैं और उसके बाद ये अपना एक फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो पाए, इसके लिए हमारी टीम वहाँ पे कार्य करे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि गांव में मोबिलिटी के लिए ये पुनर्वास केंद्र 11 खोले गए थे जी पूरे भारतवर्ष में। वर्तमान में कितने कार्य कर रहे हैं, इनमें कुछ प्रगति हुई है कि या इनको सरकार ने इस स्कीम को वापस लिया है? ये क्या कारण है कि हम सुन रहे हैं कि इनको अब खत्म कर रही है? जी तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या प्लान है? जी एक्चुअली जो जिला पुनर्वास केंद्र कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन था तो उस समय पायलट प्रोजेक्ट्स ये शुरू किए गए थे और पायलट प्रोजेक्ट्स के आधार पर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट्स खोले जाएंगे
इस प्रकार के सेंटर्स खोले जाएंगे जिनकी ज़रूरत भी महसूस की गई उनको। और उस पर 11 सेंटर्स ने बड़े अच्छे से काम किया, लेकिन कि कुछ जगह इनको मर्ज कर दिया गया, जैसे कोटा में SMS समाई मानसिंह हॉस्पिटल में इसको मर्ज किया गया। इसी प्रकार से और जगह भी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। हरियाणा में भी इसमें 2008 में इन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको टेक ओवर किया। लेकिन कि देखा गया कि गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट इसको बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दे पाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें नया प्रोग्राम एक शुरू किया, DDRC का। ये DDRCs जो है वो डिज़ाइन की गई हैं, और वो DDRCs उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स स्वयं ना चला करके ये रेड क्रॉस के थ्रू चलाएंगे। तो ये DDRC का नया प्रोजेक्ट अभी पिछले कुछ सालों से यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और जिसमें साउथ में अभी DDRCs चलना शुरू हो गई हैं। और मोस्ट में भी आने वाले टाइम में DDRCs रेड क्रॉस के थ्रू या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर डिसेबिलिटीज़ है वहाँ पे देखी जाएंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में नो डाउट इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमारे एक्ट के अनुसार भी देखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इन सेंटर्स का होना अनिवार्य है, और इसके लिए DDRCs अभी डिज़ाइन की गई हैं। और इसके अलावा एक्ट के साथ साथ यदि हम वैसे भी देखते हैं तो जो कैंप्स लगाने का, मेगा कैंप्स का भी जो प्रोग्राम हुआ वो इसीलिए कि ताकि सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, और उपकरण जो है उनको आसानी से उनके घरों तक, ब्लॉक लेवल तक उनको दिए जाए। तो गवर्नमेंट उसमें कार्य इस प्रकार से कर रही है, लेकिन टोटल गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं वो अकेले नहीं, वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के थ्रू या रेड क्रॉस के थ्रू चलाने का गवर्नमेंट का नया प्रोग्राम है। और इसमें यह है कि जल्दी ही आप देखेंगे कि और डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेंटर्स आने लगेंगे। ये आज का हमारा इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल गया है, और मैं आपको अब आगे टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, तो इसलिए आपने हमारे साथ बातचीत की। आपसे बातचीत कर कर बहुत ही अच्छा लगा हमें। इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मुहैया करवाई आप अपने अनुभव के आधार पे, कार्य के आधार पर। तो मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं जो दिव्यांगों के काम आ सकती हैं। और डॉक्टर जो तरुण कुलश्रेष्ठ हैं वो इस क्षेत्र में 35 वर्षों से कार्य भी कर रहे हैं और उनको अध्ययन भी कर रहे हैं डिसेबिलिटी पे, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।